नमस्ते दोस्तों, फ्री वॉइस में आपका स्वागत है। मैं अजय शर्मा। लोकसभा के चुनावों के 6 चरण पूर्ण हो चुके हैं। 480 से अधिक सीटों पर चुनाव हो चुका है और राजनीतिक विश्लेषक ये अंदाज लगा रहे हैं कि भाजपा स्वयं के बलबूते पर 272 से अधिक सीटों पर अपनी बढ़त ऑलरेडी बना चुकी है और जो आखिरी 7वां फेज है जिसमें करीब 60 सीटों पर चुनाव होना है, उसमें भी वो इतनी सीटें ले लेगी कि 300 से पार उसकी संख्या हो जाएगी और लगभग 320 और उससे ऊपर जाने की संभावना है भाजपा की और एनडीए गठबंधन मिलाकर थोड़ा और आगे संख्या जाएगी। तो इस स्थिति में आज हम यहाँ इस पर चर्चा करेंगे कि मोदी 3.0 में भारत की विदेश नीति के प्रमुख कार्य क्या होने वाले हैं, क्योंकि 2024 से लेकर 2029 तक का जो कालखंड है वो भारत के इतिहास में सबसे निर्णायक क्रूशियल कालखंड है। इसमें भारत बहुत लंबी छलांग लगाएगा और उसके लिए मजबूत नेतृत्व जरूरी है और इसीलिए सब की यही इच्छा रही कि मोदी 3.0 सबके सामने भारत को एक ऐसा नेतृत्व प्रदान करे कि भारत महाशक्ति के रूप में उभरे। तो विदेश नीति के फ्रंट पर ऐसी क्या महत्वपूर्ण घटनाएं 2024 से 2029 के बीच में भारत देखने जा रहा है, आज हम उस पर विश्लेषण करेंगे। आपको याद होगा कि G20 में भारत और सऊदी अरब के बीच में एक विशेष समझौता हुआ था जिसमें भारत से मध्य पूर्व होते हुए यूरोप तक एक व्यापारिक गलियारा बनाने की बात हुई थी जिसमें शिपिंग और रेल ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया जाएगा। भारत से यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और फिर यूरोप, इस पूरे रूट को व्यापारिक गतिविधियों के लिए खोलने के लिए एक बड़ी रणनीति और बृहद योजना बनाई गई। यूरोप और अमेरिका इसको लेकर बहुत उत्साहित भी दिखे क्योंकि कहीं ना कहीं वे चीन को कंटेन भी करना चाहते हैं। चीन का जो बहुत ही एम्बिशियस रोड एंड बेल्ट प्लान है या बेल्ट एंड रोड प्लान है, उसको रोकने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए उनको एक इस तरह की योजना की आवश्यकता लग रही थी जो एशिया से लेकर यूरोप तक को कनेक्ट कर दे। और भारत जो एक उभरती हुई महाशक्ति है उसका उपयोग यूरोप और अमेरिका दोनों करना चाहते हैं। यूरोप और अमेरिका भारत के मित्र नहीं है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें, विदेश नीति में विदेश नीति वस्तुतः कूटनीति होती है। इस कूटनीति के खेल में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये देश हमें इस मुद्दे पर समर्थन दे रहा है तो हमारा मित्र है। उसमें निसंदेह उस देश के अपने हित जुड़े होते हैं, क्योंकि अमेरिका और यूरोप ने जिस तरह से लोकसभा के चुनावों में मोदी के खिलाफ या भाजपा की जो सरकार वर्तमान में है उसके खिलाफ जिस तरह का नैरेटिव चलाया, जिस तरह के तरह तरह की रिपोर्ट्स प्रकाशित की और कहते तो यहां तक हैं कि बहुत से पत्रकारों को, एनजीओस को फंडिंग भी की गई, वो सब इसलिए की गई कि भारत का उद्भव, भारत को उठते हुए देखकर कहीं ना कहीं अमेरिका और यूरोप की एक विशेष लॉबी बहुत परेशान है। लेकिन अगर भारत के किसी कदम से उनके किसी शत्रु को काउंटर किया जा रहा है तो वे कहीं ना कहीं समर्थन भी करते हैं। और सितंबर में G20 की मीटिंग में जो ये समझौता हुआ था उसका प्रथम चरण यूएई और भारत के बीच में समझौते के रूप में पूर्ण हो गया और ये हुआ समझौता फरवरी माह में। मोदी की स्वयं की उपस्थिति में यूएई में ये समझौता हुआ और आश्चर्यचकित करने वाली बात ये थी कि इस दरमियान इजराइल गाजा में बमबारी कर रहा था। फिर भी अरब मुल्क जो हैं उनके साथ भारत की जिस तरह की प्रगाढ़ता है
वो पूरे विश्व के लिए एक आश्चर्य और कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने वाली भी है। तो यूएई के साथ भारत का समझौता हो गया। अब इसके अगले चरण में यूएई से सऊदी अरब होते हुए इजराइल तक रेलवे का एक नेटवर्क खड़ा किया जाएगा और इजराइल से शिपिंग के द्वारा यूरोप तक। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान है जो 2024 से 2029 के बीच में मोदी सरकार को उस पर कार्य करना है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि विदेश नीति कूटनीति होती है, तो भारत जानता है कि सऊदी अरब यद्यपि भारत का बहुत अच्छा मित्र है, यूएई भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन अमेरिका का भी इन देशों के ऊपर बहुत प्रभाव है। और अमेरिका ने जिस तरह से क्वाड में भारत को नजरअंदाज करना चालू किया है और एक समानांतर संगठन ऑकुस बनाया है, उससे भारत बहुत सतर्क हो गया है। और चुनावों के दरमियान जिस तरह से अमेरिका ने भारत के चुनावों में इंटरफियर करने की कोशिश की, उससे भी भारत बहुत सतर्क हुआ है। तो अभी कुछ दिन पूर्व ही 20 दिन हुए हैं संभवतः, भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट की एक ऐतिहासिक डील कर ली। भारत की किसी दूसरे देश में पोर्ट को लीज पर लेने का ये पहली डील है। अब इसके आप फायदे देखिए। चाबहार बंदरगाह भारत के हाथ में आ गया, तो अब भारत को ईरान तक जाने के लिए या अफगानिस्तान तक जाने के लिए पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरना है। अब भारत अफगानिस्तान तक सीधे सामान को पहुंचा सकता है बिना पाकिस्तान में प्रवेश किए हुए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान के चाबहार पोर्ट से भारत आर्मेनिया, अजरबैजान होते हुए रशिया तक सीधे सीधे कनेक्ट हो जाता है शिपिंग के माध्यम से, और उसके आगे यूरोप तक भी भारत की पहुंच बन जाती है। तो भारत ने पैरेलली एक रूट तो जो बन रहा है वो मध्य पूर्व को लेकर, जिसमें यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप तक का रास्ता है। दूसरा एक अल्टरनेट रूट, क्योंकि वो रास्ता यूरोप तक जाएगा, रशिया तक नहीं जाएगा पहले वाला। तो दूसरा रास्ता है, क्योंकि भारत रशिया का भी मित्र है, तो भारत ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान होते हुए रशिया पहुंचेगा और वहां से यूरोप भी जा सकेगा। तो इस तरह से भारत जो अपनी पकड़ बना रहा है, विशेष रूप से खाड़ी देशों पर, ईरान पर और इजराइल तक, इस पूरे रूट पर भारत का व्यापार खूब प्रगति करने वाला है, कर रहा है। 2024 से 2029 के बीच में विशेष प्रगति हम इसमें देखेंगे। तो ऐसे समय में बॉस, हमको ऐसे नेताओं की जरूरत है जो अपने देश के लिए कट्टर हो, कट्टरता से, पूरी ताकत से, पूरी देशभक्ति से अपने देश के हितों को देखें, जैसे कि चीन देखता है। और भारत इतना ही नहीं, इस 2024 से 29 के बीच में एक तरफ तो सेंट्रल एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप, इन क्षेत्रों तक भारत अपने व्यापार को बढ़ाएगा, आगे अफ्रीकन यूनियन तक भी पहुंचने की कोशिश करेगा उसी रूट से आगे। दूसरी तरफ चीन को काउंटर करने के लिए भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सप्लाई कर दी है। वियतनाम और इंडोनेशिया से वार्ता चल रही है, बहुत जल्दी वो सौदा भी पूरा होगा और 2024 से 2029 के बीच में इंडोनेशिया और वियतनाम को भी ब्रह्मोस सप्लाई कर देगा। इस प्रकार चीन को उसके आसपास के देशों से ही घेर देने की भारत की जो रणनीति है तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मोदी 3.0 की सख्त आवश्यकता इस देश को है। और जैसा कि लग रहा है, छठवें चरण के चुनावों के बाद जो एक आकलन बन रहा है, उससे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि मोदी 3.0 यानी कि मोदी की सरकार ही बनने वाली है और ये देश के हित में होगी। विदेश नीति जितनी सशक्त होगी,
भारत उतना आगे बढ़ेगा। और इस दरमियान आप ये भी देखेंगे कि जिस तरह से अमेरिका ने और यूरोप के कुछ देशों ने भारत के चुनावों में इंटरफियर किया है, तो इन 5 सालों में भारत के अंदर भी इस तरह की संस्थाएं बनेंगी, सरकारी गैर सरकारी, जो कि दुनिया के अन्य देशों के बारे में रिपोर्ट्स जारी किया करेंगी। और ये बड़ा स्वाभाविक भी होगा, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत जिसके अंदर सभी धर्मों के लोग इतने प्रेम से, सद्भाव से सदियों से रह रहे हैं, तो भारत को अधिकार है कि वो दूसरे देशों का आकलन और अध्ययन करके रैंकिंग जारी करे कि कहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है, कहाँ गरीबों के साथ अनाचार अत्याचार तो नहीं हो रहा, कहाँ रेसिज्म है। इस तरह की जो रैंकिंग है जब भारत देगा तो विश्व में मान्य होगी, क्योंकि दूसरे देश जब ये रैंकिंग देते हैं तो वे अपने रणनीतिक हितों के लिए देते हैं, जबकि भारत इसको तथ्यों के आधार पर देगा। तो ये एक नई भूमिका में भारत आएगा और इसको लेकर अभी से यूरोप और अमेरिका में चिंताएं हैं, क्योंकि भारत अब उनको आईना दिखाने जा रहा है। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि आने वाले ये 5 साल भारत की विदेश नीति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी और बातें भी विदेश नीति को लेकर है, जैसे कि कनाडा को खालिस्तान के मुद्दे पर इस तरह से एक्सपोज किया जाएगा कि वो लगभग पाकिस्तान की तरह एक टेररिस्ट मुल्क के रूप में पूरी दुनिया के सामने उभर कर आ जाएगा। अन्य भी बहुत बातें हैं, हम चर्चा करते रहेंगे। अभी 7वें फेज के इलेक्शंस 1 जून को होंगे, 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद इन सब विषयों पर और अधिक चर्चा की जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।